नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी में आज हल्की रिकवरी होती हुई नजर आई। साथ ही यूएस में एलिवेटेड इन्फ्लेशन लेवल से हो रहा दबाव, अर्निंग्स रिलीज और रिसेशन कंसर्न्स जारी हैं। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ हाल ही में $27,920 के स्तर पर दिखा। इथेरियम ने 1% से अधिक $1,875 पर ट्रेड किया। इथेरियम $2,118 के मंगलवार के उच्च स्तर से 13% से अधिक गिरता हुआ नजर आया। पिछले शुक्रवार को ETH 9 अप्रैल के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस प्रक्रिया में हाईली एंटिसिपेटेड शंघाई अपग्रेड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दर्ज किए गए पूरे गेन्स को मिटा दिया गया। इस बीच एनालिस्ट ने स्टिकी इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट अर्निंग्स और लूमिंग रिसेशन से क्रिप्टो मार्केट्स पर इम्पेंडिंग प्रेशर को अंडरलाइन किया है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.16% बढ़कर $1.17 ट्रिलियन हो गई। इसी अवधि के दौरान क्रिप्टो मार्केट का टोटल वॉल्यूम 6.31% घटकर $29.41 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम दर्ज में $2.38 बिलियन है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम 8.1% अब $26.31 बिलियन है, जो कि 89.11% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस दिन में 0.09% की वृद्धि के साथ वर्तमान में 45.86% है। कहीं और पिछले शुक्रवार के कोर्ट जजमेंट ने पॉपुलर बोर्ड एप यॉट क्लब NFT कलेक्शन के पीछे कंपनी युगा लैब्स को लीगल विक्ट्री सौंपी है। अपने बयान में ज्यूरी ने कहा, रिप्स के RRBAYC द्वारा POIC ट्रेडमार्क के उपयोग का उद्देश्य कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करना था। रविवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करने में ग्लोबल कंसेंसस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बेंगलुरु में कई इवेंट्स में कहा कि क्रिप्टो एसेट पर किसी भी तरह के रेगुलेशन के लिए हर देश की सहमति की आवश्यकता होगी, अन्यथा ये इनइफेक्टिव होगा। सीतारमण ने कहा कि अपने G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में भारत ने इस वर्ष के लिए क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन को प्राथमिकता दी है। IMF ने क्रिप्टो करेंसी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर इसके प्रभाव पर एक पेपर पब्लिश किया। सीतारमण ने कहा, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसे G20 द्वारा स्थापित किया गया था, एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि FSB और IMF दोनों की रिपोर्ट पर जुलाई में चर्चा की जाएगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर G20 में मिलेंगे। इस सप्ताह रशिया के मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटर के रिप्रेजेंटेटिव्स के अनुसार रशिया के CBDC के निर्माण और संचालन में अंडरलाइंग सिस्टम अन्य देशों की डिजिटल लीगल टेंडर्स के अनुकूल हो सकती है। रशियन लॉमेकर्स के साथ बात करते हुए सेंट्रल बैंक के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले पर अभी भी काम किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल रूबल और अन्य CBDC के बीच बातचीत के लिए विभिन्न मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स में अन्य CBDC प्लेटफॉर्म्स में से प्रत्येक के साथ दो तरफा इंटीग्रेशन स्थापित करना या एक इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करना शामिल है, जो एक ही समय में कई इशुअर्स की डिजिटल करेंसीज को इंटरैक्ट करने की अनुमति देगा। चाइना के जियांगसू प्रोविंस के एक शहर खांगसू ने घोषणा की है कि मई 2023 से सिविल सर्वेंट्स को डिजिटल RMB या डिजिटल युआन में भुगतान किया जाएगा। ये कदम चाइनीज गवर्नमेंट के CBDC अपनाने के प्रयास का हिस्सा है, जिसके अब तक मिले जुले परिणाम रहे हैं। जबकि कुछ शहरों जैसे कि खांगशा ने CBDC अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। अन्य जैसे हांगकांग डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने में धीमे रहे हैं। खांगसू लोकल फाइनेंशियल सुपरविजन ब्यूरो और खांगशू म्युनिसिपल ब्यूरो ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहर में पब्लिक सर्विस पर्सनल, पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर्सनल और पर्सनल ऑफ स्टेट ओन्ड यूनिट्स सभी स्तरों पर सिविल सर्वेंट्स को डिजिटल युआन में भुगतान किया जाएगा। लोकल खांगशू हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी पुष्टि की कि वे अगले महीने डिजिटल युआन भुगतान प्राप्त करना शुरू कर देंगे। साथ ही सेल्फ सर्विस टर्मिनल्स के माध्यम से डिजिटल युआन में व्यवस्थित होने का विकल्प होगा। खांगशा ने महत्वपूर्ण CBDC को अपनाया है, जिसमें 420,000 से अधिक मर्चेंट्स डिजिटल युआन भुगतान स्वीकार करते हैं। शहर के अधिकारियों के अनुसार शहर में 22 मिलियन डिजिटल युआन वॉलेट हैं और 800,000 सार्वजनिक वॉलेट खांगशा अधिकारित फर्म्स और सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग के लिए खोले गए हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशेष पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए रेडियो को खुशी हो रही है। SRT के शानदार करियर और इनवैल्यूएबल लेगेसी के सम्मान में 10 लिमिटेड एडिशन डिजिटल कार्ड्स का कलेक्शन जारी करने के लिए रेडियो उत्साहित है।
इन डिजिटल कार्ड्स की रेयरिटी उन्हें अलग करती है। बता दें कि ये परचेज के लिए केवल 10 ही मात्रा में उपलब्ध हैं और ये अल्ट्रा रेयर कलेक्टिबल्स हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते हैं। जिन फैंस के पास ये विशेष कार्ड है वो भी सचिन तेंदुलकर के साथ बातचीत कर सकते हैं और क्रिकेट के दिग्गज के साथ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स भी बना सकते हैं। प्रत्येक कार्ड एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के साथ आता है और इसकी विशिष्टता और वैल्यू सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन पर वेरीफाई किया जाता है। कलेक्शन अब विशेष रूप से रेडियो की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। एक्सक्लूसिव डिजिटल कार्ड्स जारी करना सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन का एक भव्य उत्सव है। ये फैंस को जीवन में एक बार मिलने वाला मौका देता है कि वो क्रिकेट के इतिहास के एक पीस को अपने पास रखें और साथ ही इस महान खिलाड़ी को ट्रिब्यूट भी दें। कई महीनों में पहली बार ब्लू चिप NFT कलेक्शन क्रिप्टोपंक्स और बोर्ड एप यॉट क्लब के लिए फ्लोर प्राइसेस इस हफ्ते ETH के $100,000 मूल्य से नीचे गिर गए, क्योंकि ब्रॉडर NFT मार्केट में कई वर्षों में नहीं देखे गए ट्रेडिंग आंकड़ों में गिरावट आई है। भले ही NFTs कुछ हद तक रिकवर हो रही हैं, NFT प्राइस फ्लोर के अनुसार एक क्रिप्टोपंक की कीमत वर्तमान में 49.8 ETH है। हालांकि अभी भी काफी महंगा है। ये सिर्फ एक महीने पहले से 30% से अधिक की कमी है, जब मार्केट में सबसे सस्ता क्रिप्टोपंक ETH में सिर्फ $128,000 से अधिक के लिए हो सकता था। वे घटते आंकड़े एक बड़ी समस्या का लक्षण प्रतीत होते हैं। पूरे NFT मार्केट में कम और कम ट्रेड्स को निष्पादित किया जा रहा है। ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार मिड अप्रैल से सभी NFT मार्केटप्लेसेस में डेली ट्रेड्स में 71% की गिरावट आई है। एक्टिविटी में गिरावट धीरे धीरे और प्लेटफॉर्म्स में लगातार हो रही है। गुरुवार को 20,000 से कम NFT ट्रेड्स का टैली 2021 के अंत से सबसे कम था। हालिया ड्रॉप ऑफ के कारण स्पष्ट नहीं है। एक लीडिंग जापानीज गेम पब्लिशर स्क्वायर एनिक्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और Web3 गेमिंग का पता लगाने के लिए PC गेमिंग प्लेटफॉर्म एलिक्सर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। अलायंस का एम दोनों कंपनियों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा करना आसान बनाना है, जिससे वे अपनी ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा सकें। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एम मेन स्ट्रीम गेमर्स के बीच Web3 गेम को अपनाना है। हालांकि पार्टनरशिप की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। स्क्वायर एनिक्स को Web3 गेमिंग सेक्टर में एलिक्सर की पिछली सफलताओं को कैपिटलाइज करने की उम्मीद है। एलिक्सर ने इस साल की शुरुआत में एपिक गेम स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया, जिसका लक्ष्य ट्रेडिशनल और ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स को एकजुट करना था। 3AC के डिसग्रेस्ड फाउंडर्स द्वारा स्थापित क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन एक्सचेंज अपने पर्पटेड इन्वेस्टर्स के साथ एक विवाद में उलझा हुआ है। सुजू और काइल डेविस के OPNX ने अपने इन्वेस्टर्स को ये दावा करने के लिए खुले तौर पर फटकारा है कि उन्होंने कभी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया और इसके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। विवाद कल रात शुरू हुआ जब OPNX ने अपने इन्वेस्टर्स की एक लिस्ट रिलीज की। AppWorks, SIG, DRW, MIAX Group, Merchant Bank International, Token Bay Capital, Nascent और Twack Limited वेंचर कैपिटल और ट्रेडिंग फर्म्स की लिस्ट में शामिल थे। तब से लगभग आधे लिस्टेड इन्वेस्टर्स ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी OPNX को फंड नहीं दिया है और एक्सचेंज के साथ किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। कई इन्वेस्टर्स का सार्वजनिक अपमान, जिन्होंने एसोसिएशन से इनकार किया, जिन्होंने OPNX को एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें इसने इन्वेस्टर पर सोशल मीडिया बैकलैश के डर से एसोसिएशन से इनकार करते हुए फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए अगली टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई ने अपने अपकमिंग प्रोडक्ट के डिटेल्स का खुलासा किया है। रेगुलेटरी कंसर्न्स के कारण ये US इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जेमिनाई BTC GUSD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेडिंग के लिए एक नॉन US आर्म शुरू करेगी। जेमिनाई रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा अपने मेन ब्लॉग पर साझा की गई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेमिनाई फाउंडेशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ये जेमिनाई डॉलर के साथ बिटकॉइन डेरिवेटिव ट्रेडिंग की पेशकश करेगा, जो अमेरिकी डॉलर के लिए 8वां सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रेडर्स एक्सचेंज सर्विस का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। प्लेटफॉर्म सिर्फ सिंगापुर, हांगकांग, इंडिया, ब्राजील, इजराइल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, वियतनाम और केमन आइलैंड्स या BVI जैसे कई ऑफशोर टेरिटरीज सहित कुछ ज्यूरिसडिक्शन में उपलब्ध होगा।
OKX दुनिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जिसे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेडिएंट को परपेचुअल यूज के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और 24 अप्रैल 2023 तक मार्जिन और सेविंग्स को सक्षम करेगा। सुबह 7 बजे UTC RDNT मार्जिन ट्रेडिंग और सेविंग्स अवेलेबल होगी। उसी समय RDNT के लिए USDT मार्जिन वाले परपेचुअल स्वैप्स को सूचीबद्ध किया जाएगा। अपडेट में वेब और ऐप इंटरफेस के साथ साथ API भी शामिल होगा। विशेषता इस प्रकार है, OKX ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और Web3 इकोसिस्टम में अग्रणी है। OKX दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप में से एक होने के लिए जाना जाता है, जिस पर 50 मिलियन से अधिक ग्लोबल यूजर्स भरोसा करते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Virtual digital assets, popularly known as cryptocurrencies, prices have staged a mild recovery even as the pressure from elevated inflation level in the US earnings release and recession concerns continue to weigh. Bitcoin, the largest coin by market capitalization, was recently changing hands at $27,920 levels, gaining 1% over the last 24 hours. Ethereum traded 1% higher at $1,875. Ethereum, the second largest cryptocurrency, declined more than 13% from a Tuesday high of $2,118. Last Friday, ETH dipped to lowest levels since April 9, in the process wiping off entire gains recorded post the implementation of highly anticipated Shanghai upgrade. Meanwhile, analysts have underlined the impending pressure on crypto markets from the sticky inflation, stock market earnings, and looming recession continue to weigh. The global crypto market cap increased 0.16% to $1.17 trillion over the last 24 hours. During the same period, total crypto market volume reduced by 6.31% to $29.41 billion. The total volume in DeFi is currently $2.38 billion. 8.10% of the volume of all stablecoins is now $26.31 billion, which is 89.11%. Bitcoin's dominance is currently 45.86%, an increase of 0.09% over the day. Elsewhere, the last Friday's court judgment has handed out legal victory to Yuga Labs, the company behind the popular Bored Ape Yacht Club NFT collection. In their statement, the jury said the use of BAYC trademarks by RIP's RRBAYC was intended to confuse consumers.